Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Mohsin Munawwar, your biology teacher for MDCAT session. आज के इस लेक्चर में हम A+ सीरीज का टेस्ट नंबर 17 डिस्कस करेंगे जिसका सिलेबस है जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन। तो टेस्ट की डिस्कशन के लिए चलते हैं बोर्ड की तरफ। टेस्ट में क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ अ फीमेल इज कलर ब्लाइंड हैविंग जेनेटिक कॉम्बिनेशन XC, मतलब के होमोजाइगस रिसेसिव है जो कि कलर ब्लाइंड है, देन द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ हर पेरेंट विल बी अल्फा XC और XY। अब देखिए इसमें डिफरेंट कॉम्बिनेशन दिए गए, हमें कहा गया कि अगर फीमेल जो है वो कलर ब्लाइंड हो तो याद रखिए जब हम बात करते हैं X तो इसका मतलब ये हुआ कि 1X विल बी फ्रॉम द मदर एंड सेकंड फ्रॉम द फादर। तो एक फीमेल के केस में जो 2X क्रोमोसोम होते हैं एक फादर से है और एक मदर से है। इसका मतलब ये हुआ कि हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस इंडिविजुअल की मदर कैरियर होनी चाहिए या अफेक्टेड होनी चाहिए और इसका फादर जो है वो कलर ब्लाइंड होना चाहिए ताकि ये कॉम्बिनेशन जो है वो हासिल हो सके। और अगर आप गिवन कॉम्बिनेशन देखें तो चार्ली ऑप्शन में ऐसा कॉम्बिनेशन दिया गया जिसमें मदर अफेक्टेड है और फादर जो है वो भी अफेक्टेड है, जबकि बाकी ऑप्शन देखिए तो अल्फा ऑप्शन में मिस्टेक क्या है कि जो फादर है वो नॉर्मल शो किया गया। अगर फादर नॉर्मल होगा तो ऑफस्प्रिंग में जो कलर ब्लाइंडनेस है वो नहीं आ सकती। इसी तरह से बीटा ऑप्शन में भी फादर जो है वो नॉर्मल शो किया गया, ये नहीं हो सकता। और डेल्टा ऑप्शन में जो फीमेल की मदर है वो नॉर्मल शो की गई है XC। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस कॉम्बिनेशन को हासिल करने के लिए पेरेंट का कॉम्बिनेशन जो है जो बेस्ट कॉम्बिनेशन है दैट इज इन द चार्ली ऑप्शन XC एंड XY। क्वेश्चन नंबर 2, hemophilic man marries a normal woman, their offspring will be alpha all normal, beta all hemophilic, Charlie all girls hemophilic and delta all boys hemophilic। तो क्वेश्चन में हमें कहा गया कि एक hemophilic man है, मतलब XHY hemophilic man होगा, ये hemophilic man, इस पर्सन का जो मैरिज है दैट इज विद नॉर्मल वुमन, कैरियर नहीं, अफेक्टेड नहीं, बल्कि नॉर्मल XH। अब इससे जो ऑफस्प्रिंग हासिल होंगे ये हम बनाते हैं गैमीट्स। तो इन गैमीट्स में देखिए जब ये XH दोनों जो है वो सेम टाइप के हैं, होमोजाइगस डोमिनेंट हैं, तो वन काइंड ऑफ गैमीट्स बनेंगे। यहां पे डिफरेंट काइंड के हैं तो टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ गैमीट्स जो है उनकी फॉर्मेशन होगी। जब इनसे ऑफस्प्रिंग F1 जनरेशन बनेगी तो इसमें हम देखते हैं कि फीमेल जो है वो कैरियर आती है और जो मेल है वो नॉर्मल है। इसका मतलब ये हुआ कि कैरियर है लेकिन उसका जो फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन आएगा वो क्या होगा, नॉर्मल होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ऑल इंडिविजुअल विल बी नॉर्मल। तो हमें आंसर क्या करना होगा, अल्फा ऑल नॉर्मल। क्वेश्चन नंबर 3, पिक अप एलिलिक रिसेसिव टाइप ऑफ हीमोफीलिया in males, alpha hemophilia A, beta hemophilia B, Charlie hemophilia C and delta hemophilia D। अब एलिलिक और नॉन एलिलिक का मतलब क्या है? अगर एक्स लिंक्ड डिजीज होगी तो वो नॉन एलिलिक होती है, जबकि अगर ऑटोसोमल होगी जिसमें दोनों एलील जो है वो मौजूद होते हैं उसको कहा जाता है एलिलिक। तो इसका मतलब हीमोफीलिया ए और बी जो है वो नॉन एलिलिक है, जबकि हीमोफीलिया सी जो है वो एलिलिक कंडीशन कंसीडर की जाती है। सो राइट ऑप्शन विल बी चार्ली। क्वेश्चन नंबर 4, इट शोज जीनोटाइप ऑफ कलर ब्लाइंड फीमेल। अब कलर ब्लाइंड फीमेल के लिए जरूरी है कि XC हो। अगर XC होगा तो इसका मतलब कैरियर होगी और अगर दोनों कैपिटल C होंगे तो इसका मतलब होगा कि ये नॉर्मल है। तो XC जो है वो राइट ऑप्शन होगा, जो कि गिवन ऑप्शन में से बीटा जो है वो कंसिडर किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, X linked recessive trait is अल्फा हाइपोफॉस्फेटेमिया, बीटा विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट, चार्ली हीमोफीलिया एंड डेल्टा डायबिटीज मेलाइटिस। तो गिवन ऑप्शन में से एक्स लिंक्ड रिसेसिव जो है दैट इज चार्ली हीमोफीलिया। क्वेश्चन नंबर 6, सेल्फ फर्टिलाइजेशन ऑफ F1 डाइहाइब्रिड फॉलोइंग इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ एलील विल रिजल्ट इन। अब यहां पे F1 ऑफस्प्रिंग की जो सेल्फ फर्टिलाइजेशन से जो डायहाइब्रिड क्रॉस से हासिल होगी F2 जनरेशन, उसमें से हमें रिजल्ट चूज करना है। तो अल्फा ऑप्शन में दिया गया
3/16 होंगे टॉल राउंड। अब देखिए जो F2 जनरेशन की हमारे पास पॉसिबल कॉम्बिनेशन आ सकती हैं, टॉल राउंड आर ऑलवेज 9/16। इसी तरह से 3/16 जो है वो टॉल रिंकल हो सकते हैं और 3/16 ड्वार्फ राउंड हो सकते हैं और 1/16 जो है वो ड्वार्फ रिंकल्ड हो सकते हैं। ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। अब अल्फा ऑप्शन में पहली बात देखिए 3/16 टॉल राउंड दिया गया जो कि गलत है। बीटा ऑप्शन देखिए 9/16 टॉल रिंकल्ड, तो टॉल रिंकल्ड नहीं हो सकते, ये 3/16 होने चाहिए थे, ये भी गलत हो गई। चार्ली ऑप्शन देखिए 9/16 टॉल राउंड, ये ठीक है, लेकिन 1/16 ड्वार्फ राउंड नहीं होते, ड्वार्फ रिंकल्ड होते हैं, इसका सेकंड पार्ट जो है वो गलत है। और डेल्टा ऑप्शन देखिए 3/16 टॉल रिंकल्ड एंड 3/16 ड्वार्फ राउंड, तो ये दोनों जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन है ये ठीक कॉम्बिनेशन है, सो डेल्टा विल बी द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, ब्लू ब्लाइंडनेस इज कॉल्ड अल्फा प्रोटोनोपिया, बीटा ड्यूट्रोनोपिया, चार्ली ट्राइटोनोपिया एंड डेल्टा डायक्रोमेसी। तो डिफरेंट टाइप के 3 बेसिक कलर जो है वो कंसीडर किए जाते हैं। एक हम कहते हैं रेड कलर है, ब्लू कलर है और ग्रीन कलर है। तो तीनों के लिए जो डिफरेंट टाइप की कलर ब्लाइंडनेस है मौजूद होती है, जैसा कि जो रेड कलर ब्लाइंडनेस है उसके लिए हम कहते हैं ड्यूट्रोनोपिया, इसी तरह से ग्रीन के लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं ड्यूट्रोनोपिया, रेड के लिए प्रोटोनोपिया और उसके अलावा जो ब्लू के लिए इस्तेमाल किया जाता है दैट इज ट्राइटेनोपिया। तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया ब्लू ब्लाइंडनेस, तो राइट ऑप्शन क्या होगा, चार्ली ट्राइटेनोपिया। क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर पास डायरेक्ट फ्रॉम फादर टू सन, अल्फा हीमोफीलिया ए एंड सी, बीटा हीमोफीलिया बी एंड सी, चार्ली हीमोफीलिया सी एंड डी एंड डेल्टा हीमोफीलिया ए एंड बी। तो फादर टू सन एक्स लिंक्ड ट्रेड जो है वो ट्रांसफर नहीं हो सकता डायरेक्टली, वो फादर टू डॉटर होता है और डॉटर टू सन या ग्रैंड सन की तरफ, यानी कि जिगजैग मैनर में एक्स लिंक ट्रेड जो है वो उसकी ट्रांसमिशन होती है। यहां पे जो हीमोफीलिया ए एंड बी है वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फादर टू सन डायरेक्टली ट्रांसमिट नहीं हो सकते। कौन सी ऐसी कंडीशन है जो फादर टू सन डायरेक्ट ट्रांसमिशन है, दैट इज वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस। जो वाई क्रोमोसोम पर लिंक्ड है वो फादर टू सन डायरेक्टली ट्रांसमिट हो सकती है। तो यहां पे डेल्टा जो है वो मोस्ट सुटेबल ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 9, मोड ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ह्यूमन ट्रेट्स कैन बी ट्रेस्ड थ्रू अल्फा मेटिंग, बीटा पेडिग्री, चार्ली फाइलोजेनी एंड डेल्टा आउटब्रीडिंग। तो हम इनहेरिटेंस पैटर्न को जानने के लिए डिफरेंट इंडिविजुअल की जनरेशंस को जो है वो स्टडी करते हैं और उस जनरेशन का जो पेडिग्री एनालिसिस है वो कंसीडर किया जाता है, जिसके जरिए हम एक जनरेशन से दूसरी और दूसरी से तीसरी में इनहेरिटेंस पैटर्न में डिजीज की जो डिफरेंट कैटेगरीज हैं वो देख सकते हैं कि कौन सा इंडिविजुअल इन्फेक्टेड है, कौन सा इंडिविजुअल कैरियर है या नॉर्मल है। तो उसके लिए हमें पेडिग्री एनालिसिस की तरफ जाना पड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में राइट ऑप्शन होगा बीटा। क्वेश्चन नंबर 10, चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील दैट अकर्स बाय चांस इज कॉल्ड एज अल्फा नेचुरल सिलेक्शन, बीटा माइग्रेशन, चार्ली म्यूटेशन एंड डेल्टा जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील बाय चांस जो है वो जेनेटिक ड्रिफ्ट में कंसीडर की जाती है। अब अगर चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल आए, डीएनए आए, तो उसको म्यूटेशन कंसीडर करते हैं, लेकिन एलीलिक फ्रीक्वेंसी में चेंज आ जाए और वो भी बाय चांस चेंज आए तो उसके लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। सो राइट ऑप्शन विल बी डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 11, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ p व्हेन द p स्क्वायर इज 0.49, 2pq is equal to 0.42 एंड q स्क्वायर इज इक्वल टू 0.09। अब हमें वैल्यू किसकी चूज करनी है, p स्क्वायर की, p की वैल्यू जो है वो चूज करनी है जो कि हमारे पास हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम जब होता है। अब यहां पे देखिए, अगर मैं इस वैल्यू को चेक करना चाहूं कि ये हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम पे जो है वो फॉलो कर रहा है उसको या नहीं कर रहा, तो p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर दैट शुड बी इक्वल टू 1। अब अगर ये वाली मैं कंडीशन देखूं तो p स्क्वायर हमारे पास कितनी थी 0.49, इसके साथ साथ 2pq 0.42 एंड प्लस 0.09। ये अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये 1 के इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब ये हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम पर जो है वो हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम को फॉलो कर रही है। अब अगर हमें डोमिनेंट एलील को निकालना है तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है p स्क्वायर एंड pq, यानी कि 2pq में हेट्रोजाइगस है। अब हेट्रोजाइगस में हाफ डोमिनेंट एलील होते हैं और हाफ रिसेसिव एलील होते हैं,
इसलिए हमें इसका जो 2pq का हाफ है उसको कैलकुलेट करना। 2pq हमारे पास था 0.42, तो pq कितना हो जाएगा 0.21, तो इसका मतलब 0.49 प्लस 0.21 इसको कैलकुलेट करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू 0.7। अगर हमें इसी क्वेश्चन में कहा जाता कि आप रिसेसिव एलील जो है उसको कैलकुलेट करें, तो हम फिर कब कैसे करते, क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू। अब इस दोनों को कैलकुलेट करेंगे 0.09 और 0.21, दैट शुड बी इक्वल टू 0.3। अब 0.3 प्लस 0.7 इसका मतलब P प्लस Q इज इक्वल टू 1 भी होना चाहिए, तो 0.7 प्लस 0.3 इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब हम अपने इस हार्डी-वेनबर्ग के रिलेटेड क्वेश्चन के आंसर को जस्टिफाई करने के दौरान, यानी कि हम ये चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर ठीक है या नहीं है, तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर, तीनों की वैल्यू को प्लस करेंगे तो एक के इक्वल आना चाहिए, और इसी तरह से p प्लस क्यू जो है दैट शुड आल्सो बी इक्वल टू 1। तो जब भी हमारा आंसर जो है वो 1 से ज्यादा या कम हो तो इसका मतलब हम जो चूज कर रहे हैं आंसर वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, डैश इज ट्रू कलर ब्लाइंडनेस, अल्फा ट्राइक्रोमेसी, बीटा डाइक्रोमेसी, चार्ली मोनोक्रोमेसी एंड डेल्टा पॉलीक्रोमेसी। तो डाइक्रोमेसी या ट्राइक्रोमेसी को नहीं बल्कि मोनोक्रोमेसी को यह कंसीडर किया जाता है कि ये एक ट्रू कलर ब्लाइंडनेस है, सो राइट ऑप्शन होगा चार्ली। क्वेश्चन नंबर 13, जीन्स फॉर कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया एंड गाउट फॉर्म अ लिंकेज ग्रुप ऑन अल्फा सेक्स क्रोमोसोम, बीटा ऑटोसोम, चार्ली वाई क्रोमोसोम एंड डेल्टा एक्स क्रोमोसोम। अब देखिए सेक्स क्रोमोसोम भी बात ठीक है, लेकिन सेक्स क्रोमोसोम दो तरह के होते हैं, एक्स और वाई। तो डेल्टा ऑप्शन में क्योंकि हमें एक्स क्रोमोसोम दिया गया है, सो दैट इज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन। ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट जो है वो कंसीडर की जाती हैं, जो कि कलर ब्लाइंडनेस है, हीमोफीलिया है एंड गाउट है, सो राइट ऑप्शन विल बी डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 14, पिक अप द ऑड पेयर, अल्फा है हीमोफीलिया बी फैक्टर 9, बीटा हीमोफीलिया सी फैक्टर 11, चार्ली हीमोफीलिया ए फैक्टर 8 एंड डेल्टा हीमोफीलिया बी फैक्टर 9। तो हमें यहाँ पे हीमोफीलिया के दौरान कौन सा जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है वो डिस्टर्ब होता है या मिसिंग होता है उसके बारे में बात करनी है। तो देखिए हीमोफीलिया ए में फैक्टर 8 मिसिंग होता है, हीमोफीलिया बी में फैक्टर 9 मिसिंग होता है और हीमोफीलिया सी में फैक्टर 11 जो है वो मिसिंग होता है। तो यहाँ पे डेल्टा ऑप्शन जो है वो ऑड पेयर है, जिसमें हीमोफीलिया बी को फैक्टर 11 जो है वो उसके साथ रिप्रेजेंट किया गया। सो यहाँ पे ऑड पेयर हम चूज करेंगे, दैट विल बी डेल्टा हीमोफीलिया बी फैक्टर 11। Question number 15, in a population of 2 allele for a gene R, P and Q, what would be the frequency of heterozygous individual if allele frequency of Q is equal to 0.8? अब क्वेश्चन में हमें रिसेसिव एलील की फ्रीक्वेंसी दे दी गई और हेटेरोजाइगस के बारे में पूछा गया, तो हम फिर से हार्डी-वेनबर्ग लॉ के अकॉर्डिंग देखेंगे, Q जो है वो हमारे पास आएगा 0.8, तो इसका मतलब P जो है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट विल बी 0.2, क्योंकि दोनों का P प्लस Q शुड बी इक्वल टू 1। तो अब अगर इसको हेटेरोजाइगस पर अप्लाई करें तो 2 मल्टीप्लाइड विद 0.2 एंड 0.8, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 0.32, सो राइट ऑप्शन विल बी चार्ली। क्वेश्चन नंबर 16, लार्ज पॉपुलेशन साइज, random mating, no mutation and no emigration or immigration are postulates of अल्फा थ्योरी प्रेजेंटेड बाय शेल्टन शॉन, उन्होंने सेल थ्योरी पेश की थी, इस तरह का कोई प्रोसेस नहीं था। बीटा मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तो मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में वो एलील्स की सेग्रीगेशन की बात कर रहा था, ऐसा ये प्रोसेस नहीं था। चार्ली मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तो इसमें भी मोनोहाइब्रिड और डायहाइब्रिड की हम बात करते हैं सेग्रीगेशन और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में। जबकि डेल्टा हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन ये राइट ऑप्शन है, जिसके पोस्टुलेट्स थे कि पॉपुलेशन साइज जो है वो लार्ज होना चाहिए, म्यूटेशन नहीं होनी चाहिए, रैंडम मेटिंग होनी चाहिए और उसके साथ साथ जो है वो माइग्रेशन का प्रोसेस नहीं होना चाहिए, जिसको हम एमिग्रेशन और एमिग्रेशन का नाम देते हैं। सो यहां पे राइट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 16 में डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एजेंट ऑफ चेंज,
अल्फा जेनेटिक ड्रिफ्ट, बीटा म्यूटेशन, चार्ली सिलेक्शन एंड डेल्टा माइग्रेशन। अब देखिए ये जो पोर्टेंट एजेंट ऑफ चेंज है, हम चेंज की जब बात करते हैं तो जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से भी आती है जो कि सडन चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील है, म्यूटेशन की वजह से भी चेंज आती है डीएनए के केस में, इसके साथ साथ सिलेक्शन जो है वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रखती है चेंज के लिए, जबकि माइग्रेशन जो है इसको पोर्टेंट एजेंट, लफ्ज जो है वो पोर्टेंट हमारे पास कीवर्ड है जिसके लिए हमारी बुक में कहा गया पोर्टेंट एजेंट ऑफ द पोटेंशियल हैविंग पोटेंशियल टू कॉज द चेंज इज एक्चुअली माइग्रेशन। सो राइट ऑप्शन विल बी डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 18, डैश proposed a mechanism for evolution which termed as natural selection. अल्फा चार्ल्स डार्विन, बीटा हार्डी वैनबर्ग, चार्ली जेबी लामार्क एंड डेल्टा माल्थस। तो इन डिफरेंट साइंटिस्ट की अगर कंट्रीब्यूशन देखें तो चार्ल्स डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन की बात की थी, जबकि जिस वक्त हम माल्थस की बात करते हैं तो इसने प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन से जो है वो उससे रिलेटेड एक एसे पब्लिश किया था। हार्डी वैनबर्ग ने हार्डी वैनबर्ग इक्वेशन जो है वो दी थी जो कि पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, और उसके साथ साथ लामार्क ने जो इनहेरिटेंस का मैकेनिज्म था उसके बारे में बताया था कि दैट इज इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक। तो इसलिए डिफरेंट साइंटिस्ट में से जो नेचुरल सिलेक्शन का मैकेनिज्म प्रपोज किया था दैट वाज बाय चार्ल्स डार्विन। क्वेश्चन नंबर 19, डैश occurs through an interaction between the environment and the variability inherent in any population. Alpha natural selection, beta genetic drift, Charlie mutation and delta non-random mating. तो एक्चुअली ऐसा प्रोसेस जो कि इंटरेक्शन बिटवीन द इंडिविजुअल एंड एनवायरनमेंट और वेरिएबिलिटी इनहेरेंट इन एनी पॉपुलेशन जो है वो कंसीडर किया जाता है नेचुरल सिलेक्शन को, क्योंकि जो नेचुरल सिलेक्शन का प्रोसेस है वो एनवायरनमेंट की वजह से, देखिए जो लामार्क और डार्विन का जो कॉन्सेप्ट था उसमें बेसिक डिफरेंस ही ये था। जो लामार्क था वो ये कहता था कि इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक आएगा, यानी कि इंडिविजुअल जिस कैरेक्टर को चूज करेगा वो डेवलप कर जाएगा, लेकिन जो डार्विन का कॉन्सेप्ट था वो ये कहता था कि जो नेचर है वो ये सिलेक्ट करती है, नेचुरल कंडीशन जो है, एनवायरमेंटल कंडीशन जो कि सुइटेबल काइंड की जिसके लिए होती है वो वाला कैरेक्टर सिलेक्ट हो जाता है और दूसरा रिजेक्ट हो जाता है। तो नेचुरल सिलेक्शन जो है वो होती है इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट एंड द वेरिएबिलिटी इनहेरेंट इन अ population. So right option will be alpha. Question number 20, according to the theory of natural selection, organisms produce alpha more offspring than supported, beta less offspring than supported, Charlie offspring according to the resources available and delta offspring to create resources. तो एक्चुअली जो थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन थी उसके अकॉर्डिंग था कि जो ऑफस्प्रिंग है वो मोर देन द सपोर्टेड प्रोड्यूस किए जाएं ताकि जो सिलेक्शन ऑफ द फिटेस्ट है वो हो सके। अगर इंडिविजुअल जो है वो कम प्रोड्यूस किए जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि नेचर जो है उसके पास सिलेक्शन के चांसेस कम हो जाएंगे। जितने ज्यादा इंडिविजुअल प्रोड्यूस होंगे, जितनी रिप्रोडक्टिबिलिटी बढ़ेगी, उस हिसाब से जो इंडिविजुअल है उसमें से नेचुरल सिलेक्शन की वजह से वन ऑफ द फिटेस्ट जो है उसको चूज करना पॉसिबल होगा। तो नेचुरल सिलेक्शन जो है वो सपोर्ट करती है मोर ऑफ स्प्रिंग देन द सपोर्टेड बाय द एनवायरनमेंट। सो राइट ऑप्शन विल बी अल्फा। Question number 21. In the Hardy-Weinberg theorem, P square represents alpha the total alleles in the gene pool, beta the heterozygous dominant in the gene pool, Charlie the homozygous recessive in the gene pool and delta the homozygous dominant in the gene pool. तो एक्चुअली जब हम Hardy-Weinberg लॉ की बात करते हैं तो दैट इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर। पी स्क्वायर जो है वो डोमिनेंट जो अलील्स हैं उनको रिप्रेजेंट करता है, होमोजाइगस डोमिनेंट को, जो 2pq है वो हेट्रोजाइगस को, और क्यू स्क्वायर जो है वो रिप्रेजेंट करता है होमोजाइगस रिसेसिव को। जबकि इन तीनों का जो मजमुआ है वो टोटल अलील इन आ जीन पूल को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब हमें क्वेश्चन पी स्क्वायर से रिलेटेड पूछा गया है। सो डेल्टा विल बी द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन, जिसमें हम कह सकते हैं होमोजाइगस डोमिनेंट इन द जीन पूल। Question number 22. The most common phenotype in a natural population is referred to as the
अल्फा जीनोटाइप, बीटा वाइल्ड टाइप, चार्ली ऑटोसोम एंड डेल्टा म्यूटेंट फिनोटाइप। तो एक्चुअली जो मोस्ट कॉमन फिनोटाइप होती है वो वाइल्ड टाइप कंसीडर की जाती है और उसके ऑपोजिट जिसमें चेंज होती है वो म्यूटेंट टाइप जो है वो कंसीडर की जाती है। लेकिन अगर हम जीनोटाइप और फिनोटाइप की बात करें तो फिजिकल एक्सप्रेशन की बेस पर हम फिनोटाइप कहते हैं और जेनेटिक कंप्लीमेंट की बेस पर हम जीनोटाइप का नाम देते हैं। यहां पे मोस्ट कॉमन फिनोटाइप की बात की गई तो फिनोटाइप जो है वो वाइल्ड टाइप कंसीडर की जाती है जो कि नेचुरली मौजूद होती है और उसमें जब कोई चेंज आती है तो उसकी वजह से म्यूटेंट टाइप जो है वो बन सकती है। क्वेश्चन नंबर 23, a cross in which an organism showing a dominant phenotype is crossed with a recessive parent in order to know its genotype is called alpha मोनोहाइब्रिड क्रॉस, बीटा टेस्ट क्रॉस, चार्ली बैक क्रॉस एंड डेल्टा डायहाइब्रिड क्रॉस। तो एक्चुअली हम ये जानते हैं कि जब भी जीनोटाइप को जो जीनोटिपिक कॉम्बिनेशन है उसको जानना हो किसी भी डोमिनेंट इंडिविजुअल का, किसी इंडिविजुअल जिसकी फिनोटाइप जो है वो डोमिनेंट हो और उसकी जीनोटाइप को जानना हो कि वो होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है, तो उसके लिए हम एक क्रॉस करते हैं जो कि टेस्ट क्रॉस कहलाता है। दैट इज यूज्ड टू नो द होमोजाइगोसिटी और हेट्रोजाइगोसिटी ऑफ डोमिनेंट फिनोटाइपिक इंडिविजुअल। तो यहां पे हमारे पास डोमिनेंट फिनोटाइप वाले इंडिविजुअल को रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस किया गया, तो इसके लिए हम राइट ऑप्शन कहेंगे बीटा, दैट विल बी टेस्ट क्रॉस। Question number 24, in Hardy-Weinberg equation the frequency of heterozygous individual is represented by alpha p square, beta pq, charlie 2pq and delta q square। तो एक्चुअली Hardy-Weinberg equation में p स्क्वायर जो है वो होमोजाइगस डोमिनेंट के लिए, जो 2pq है वो हेट्रोजाइगस के लिए और q स्क्वायर जो है वो होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो क्वेश्चन में हमें हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल के बारे में पूछा गया, सो राइट ऑप्शन विल बी चार्ली 2pq। Question number 25, in order to find out the different types of gametes produced by a pea plant having the genotype capital A small a capital B small b, it should be crossed to a plant with the dash genotype। तो यहां पे देखिए हमारे पास जो इंडिविजुअल है वो हेट्रोजाइगस है, तो हम अगर उस फिनोटाइप कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी है तो उससे प्रोड्यूस होने वाले गैमीट्स को अगर डिटरमिन करना चाहते हैं तो हमें इसको क्रॉस करना चाहिए होमोजाइगस रिसेसिव के साथ, ताकि जो F1 जनरेशन में या नेक्स्ट जनरेशन के अंदर हमें जो इसकी जो जेनेटिक मेकअप है यानी कि होमोजाइगोसिटी या हेट्रोजाइगोसिटी के बारे में पता चल सके। तो इसलिए हमें इसको क्रॉस किसके साथ करना है, होमोजाइगस रिसेसिव के साथ। तो गिवन ऑप्शन में देखिए तो जो अल्फा ऑप्शन है स्मॉल ए स्मॉल बी ये होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल है जिसके जरिए हम टेस्ट क्रॉस भी करते हैं टू चेक द होमोजाइगोसिटी और हेट्रोजाइगोसिटी ऑफ द इंडिविजुअल। Question number 26, a female with normal vision but whose father was colorblind marries with colorblind male. Suppose that the fourth children of this couple was boy. This boy is alpha must be colorblind, beta may or may not colorblind, चार्ली मस्ट हैव नॉर्मल कलर विजन एंड डेल्टा मस्ट बी कैरियर। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया, अ फीमेल विद नॉर्मल विजन बट हिज फादर या हर फादर वाज कलर ब्लाइंड। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे आप देखिए अगर तो हम ये कहते हैं कि ऐसे इंडिविजुअल, ये इंडिविजुअल जो है वो नॉर्मल फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन अगर इसकी जगह पे एक्स कैपिटल सी एक्स स्मॉल सी कैरियर आए तो ये ऐसी इंडिविजुअल थी जो कि ऐसे ऑफस्प्रिंग हासिल करेगी जिसके फादर जो है वो कलर ब्लाइंड था। इसको क्या कहा गया, दैट विल मैरी विद आ कलर ब्लाइंड मेल। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो मैरिज है वो कलर ब्लाइंड मेल के साथ है। अब इसमें से जो ऑफस्प्रिंग है मेल ऑफस्प्रिंग उनके बारे में हमने देखना है कि जो बॉय होगा उसका जो ऑफस्प्रिंग की जो जेनेटिक मेकअप है वो क्या आ सकता है। तो इसका मतलब जो मेल होगा वो इधर से वाई कैरी करेगा और इधर से या तो एक्स कैरी करेगा, इसका मतलब एक्स कैपिटल सी वाई हो सकता है और एक्स स्मॉल सी वाई हो सकता है। इसका मतलब 50% चांस है कि वो अफेक्टेड हो और 50% चांस है कि वो नॉर्मल हो। इसका मतलब हम इन गिवन ऑप्शन में से कह सकते हैं मे और मे नॉट बी कलर ब्लाइंड, यानी कि 50% चांस था कि वो नॉर्मल होगा जैसे एक्स कैपिटल सी वाई है और 50% चांस है कि वो अफेक्टेड होगा या कलर ब्लाइंड होगा। इसलिए हम 26 में राइट ऑप्शन कंसीडर करेंगे बीटा। ह्यूमन एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट इज
अल्फा हीमोफीलिया, बीटा कलर ब्लाइंडनेस, चार्ली पैटर्न बार्डनेस एंड डेल्टा हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स। अब देखिए एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस जो है वो दो तरह की हो सकती है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट और एक्स लिंक्ड रिसेसिव। एक्स लिंक्ड रिसेसिव में दो एग्जांपल जो है वो यहाँ पे जो कलर ब्लाइंडनेस की और हीमोफीलिया की वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, जबकि एक्स लिंक्ड डोमिनेंट में जो हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट है दैट इज द राइट ऑप्शन। जब चार्ली ऑप्शन देखते हैं दैट इज पैटर्न बार्डनेस, दैट इज एक्चुअली सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट, ये एक्स लिंक्ड और वाई लिंक्ड नहीं होती। सो इन गिवन ऑप्शन में से राइट ऑप्शन होगा डेल्टा। Question number 28. A normal woman whose father was red blind marries a red blind man. What proportion of their child can have normal color vision? अब यहाँ पे फिर से क्वेश्चन में क्या है, a normal woman, वुमेन नॉर्मल है लेकिन उसका जो फादर है वो क्या है, कलर ब्लाइंड है। इसका मतलब इंडिविजुअल जो है वो क्या हो जाएगा, कैरियर। अब मैरिज विद अ रेड ब्लाइंड मैन, यानी कि जो मैन है वो रेड ब्लाइंड होगा, एक्स स्मॉल सी। ये मैं इसको इस तरह से इसलिए लिख रहा हूं, ई नहीं कंसीडर कीजिएगा इसको, ये स्मॉल सी है ताकि कैपिटल सी से इसको हम डिफरेंशिएट कर सके। तो जो एक्स स्मॉल सी है वाई, वो अफेक्टेड जो है वो रेड ब्लाइंड मैन होगा। व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ देयर चाइल्ड कैन हैव नॉर्मल विजन? अब इसमें से जो ऑफस्प्रिंग हासिल होंगे इन इंडिविजुअल में से एक्स कैपिटल सी एक्स स्मॉल सी कैरियर है, और इसके जो ऑफस्प्रिंग इससे हासिल होंगे ये 50% जो ऑफस्प्रिंग है इन केस ऑफ देयर चाइल्ड जो कि मेल है वो अफेक्टेड है और 50% नॉर्मल है। लेकिन जब हम बात करेंगे इन केस ऑफ देयर फीमेल चाइल्ड तो एक्स कैपिटल सी एक्स स्मॉल सी होगा और इसी तरह से एक्स स्मॉल सी एक्स स्मॉल सी। तो जो फीमेल है और मेल में से दोनों में से 50% क्या हो जाएंगे, अफेक्टेड होंगे और 50% नॉर्मल विजन रखेंगे। अब इस केस में देखिए तो ये इंडिविजुअल जो है नॉर्मल होगा और ये अफेक्टेड होगा, इसमें ये कैरियर होगा और ये अफेक्टेड होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अगर चारों में से देखें तो एक ये अफेक्टेड हुआ 50% और एक ये अफेक्टेड हुआ, जबकि जो 50% है वो क्या हो जाएंगे, दैट विल बी नॉर्मल। तो इसका मतलब राइट ऑप्शन यहां पे होगा डेल्टा 50%। क्वेश्चन नंबर 29. इन अ टेस्ट क्रॉस ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल वी गेट अल्फा 1:1, बीटा 3:1 एंड चार्ली 1:0 एंड डेल्टा 1:2:1। जब हमें होमोजाइगस डोमिनेंट को जो है वो क्रॉस करना हो टेस्ट क्रॉस में, तो टेस्ट क्रॉस हम कैसे करते हैं, उसमें हम कहते हैं एक हमारे पास इंडिविजुअल था कैपिटल टी होमोजाइगस डोमिनेंट, उसको टेस्ट क्रॉस के लिए होमोजाइगस रिसेसिव के साथ क्रॉस करते हैं। तो इससे जो इंडिविजुअल हासिल होते हैं F1 में वो कैपिटल टी और स्मॉल टी होंगे, जो कि कहा जाएगा ऑल विल बी टॉल। तो सारे इंडिविजुअल क्योंकि टॉल होंगे इसलिए 1:0 जो है वो राइट ऑप्शन होगा। Question number 30. Which one of the following symbols and its representation used in human pedigree analysis is correct? अल्फा में जो है वो डायग्राम बनाई गई। अब यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाई जिसमें अगर अल्फा ऑप्शन में देखें तो ये वाली कंडीशन शो की गई है, ये नॉर्मल मेल है, उसके आगे लिखा गया अफेक्टेड मेल। ये अफेक्टेड मेल नहीं होता, नॉर्मल मेल के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है। इसी तरह से अफेक्टेड फीमेल के केस में हम रिप्रेजेंट करते हैं, इस सूरत में ये अफेक्टेड फीमेल है जिसमें लाइंस को शो किया जाता है, इसलिए ये भी ठीक नहीं हो सकता। बीटा में अनअफेक्टेड मेल जो है वो शो किया गया, तो एक्चुअली नॉर्मल मेल या अनअफेक्टेड मेल जब हम कहते हैं तो ये अफेक्टेड मेल के लिए हमें लाइंस को शो करना होता है। और डेल्टा में देखिए कैरियर फीमेल के लिए हम दरमियान में डॉट जो है शो करते हैं। सो दैट इज द मोस्ट पॉसिबल रिप्रेजेंटेटिव सिंबल जो कि कैरियर फीमेल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सो राइट ऑप्शन विल बी डेल्टा। Question number 31. In Hardy-Weinberg theorem, 1 represents alpha, the total alleles in the gene pool. तो ये most suitable option है। 1 का मतलब ये होता है p² plus 2pq plus q², all the possible allele present in a gene pool। बाकी ऑप्शन देखिए उसमें क्या गलत है। बीटा, the heterozygous individual dominates in the gene pool, ये ऐसा नहीं होता बल्कि homozygous dominant और heterozygous दोनों जो है वो dominate करते हैं। चार्ली, the homozygous recessive in the gene pool and delta all the possible phenotypes in the gene pool। तो ये ऐसा नहीं है बल्कि phenotype की बजाय जो हम कहते हैं all the possible alleles present, frequency of allele, sum of all allelic frequency present in a population को हम consider करते हैं, that should be equal to 1। so most suitable option will be alpha। Question number 32.
In pea plant, yellow seed are dominant to green. If a heterozygous yellow seeded plant is crossed with green seeded plant. अब यहाँ पे heterozygous yellow seed का मतलब क्या है, कैपिटल Y स्मॉल y, और उसको ग्रीन सीडेड जो कि होमोजाइगस रिसेसिव है स्मॉल y के साथ क्रॉस किया, उसकी वजह से कहता है व्हाट रेशियो ऑफ येलो एंड ग्रीन सीडेड वुड यू एक्सपेक्ट इन F1 जनरेशन. अल्फा 3:1, बीटा 9:1, चार्ली 50 रेशियो एंड डेल्टा 1:2. यानी कि हम इसको 1:1 भी कंसिडर कर सकते हैं. अब इससे जो हम गमीट्स बनाएंगे, इससे 2 टाइप के गमीट बनेंगे और इससे 1 टाइप ऑफ गमीट, और इससे जो ऑफस्प्रिंग होंगे 50% या इसी को 1:1 भी कंसिडर किया जा सकता है. सो राइट ऑप्शन विल बी चार्ली. Question number 33. The change in frequency of alleles in a small population that occur by chance is called alpha genetic drift, beta mutation, charlie migration and delta natural selection. तो change in allelic frequency by chance जिसको consider किया जाता है, that is called as alpha genetic drift. Question number 34. Preference to desired characters by breeders is called alpha natural selection, beta artificial selection, charlie plant breeding and delta animal breeding. तो preference to desired character, अब अगर desired character को breeders जो है वो जो अगर फर्दर जनरेशन में लाना चाहें तो उसके लिए हम नेचुरल सिलेक्शन की तरफ नहीं जाते, बल्कि हम कहते हैं उसे आर्टिफिशियल सिलेक्शन, जो कि प्लांट के लिए भी की जा सकती है और एनिमल के लिए भी. तो इसका मतलब मोस्ट सुटेबल ऑप्शन होगा बीटा आर्टिफिशियल सिलेक्शन. Question number 35. If a carrier female for hemophilia is married to a normal male, then all the following combination can exist except alpha X capital H Y, beta X capital H X capital H, charlie X capital H small h Y and delta X small h X small h. तो क्वेश्चन में क्या है, कैरियर फीमेल फॉर हेमोफिलिक मैरिड टू अ नॉर्मल मेल. अब नॉर्मल मेल के साथ अगर किया है तो नॉर्मल मेल के पास होगा X कैपिटल H Y. तो इसका मतलब ये हुआ कि फीमेल के पास जो उसके डॉटर हैं उनमें से एक X क्रोमोसोम जो है वो स्मॉल h कंटेनिंग क्रोमोसोम होगा. तो डेल्टा ऑप्शन जो है वो पॉसिबल नहीं है, जिसमें X स्मॉल h X स्मॉल h है. X स्मॉल h और X स्मॉल h कब हो सकता है, जब फादर जो है वो अफेक्टेड हो और मदर कैरियर हो. तो उस सूरत में हम कंसीडर कर सकते हैं कि ये पॉसिबिलिटी आ सकती है. सो डेल्टा ऐसी कंडीशन है जो कि इस पॉसिबल कॉम्बिनेशन से नहीं आ सकती. क्वेश्चन नंबर 36 की डिस्कशन के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ. क्वेश्चन नंबर 36. एन एग्जांपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इन एक्शन इज द एवोल्यूशन ऑफ alpha antibiotic resistance in fungi, beta antibiotic resistance in protozoan, charlie vaccine resistant in viruses and delta antibiotic resistance in bacteria. तो एक्चुअली नेचुरल सिलेक्शन का प्रोसेस की जो एग्जांपल है वो एवोल्यूशन पर हम कहते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इन बैक्टीरिया. बहुत सारे बैक्टीरिया जो है वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जो कि उनके प्लाज्मिड में मौजूद होती हैं उसकी जो है एक्टिवेशन और इनएक्टिवेशन की वजह से जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो चुके हैं. तो मोस्ट सुटेबल ऑप्शन यहां पे होगा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस in bacteria. Question number 37. What is the probability that a male will inherit an X-linked recessive gene from his father? Alpha 0, beta 25%, charlie 50% and delta 75%. तो हमेशा X-linked ट्रेड जो है वो zigzag मैनर में ट्रांसफर होता है, यानी कि फादर टू डॉटर आएगा और डॉटर टू ग्रैंडसन. तो यहां पे हमें कहा गया कि X-linked recessive जीन जो है वो फादर टू सन आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो दैट विल बी 0. फादर टू सन हमेशा Y-linked इनहेरिटेंस होती है या ऑटोसोमल इनहेरिटेंस हो सकती है, ना कि X-linked इनहेरिटेंस. X-linked इनहेरिटेंस हमेशा zigzag मैनर में होगी, जो कि यहां पे राइट ऑप्शन होगा 0. Question number 38. In a population frequency of recessive allele is 16%, then the frequency of dominant allele would be alpha 0.84, beta 0.6, charlie 0.16 and delta 0.4. अब क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया, रिसेसिव एलील की फ्रीक्वेंसी दी गई जो कि 16% है. अगर हम इसको 1 में से कंसीडर करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू 0.16, और डोमिनेंट एलील हम जानते हैं P प्लस Q जो है दैट विल बी इक्वल टू 1. अब अगर हम डोमिनेंट एलील और रिसेसिव एलील की जो कंडीशन है उसको कंसीडर करें, अब Q जो है वो होमोजाइगस रिसेसिव के लिए या खाली रिसेसिव एलील के लिए, और इसी तरह से डोमिनेंट एलील के लिए हम कंसीडर करेंगे P. तो P प्लस Q जो है वो 1 होना चाहिए. तो 0.16
प्लस 0.84 दैट शुड बी इक्वल टू 1। तो जिसलिए हम कह सकते हैं डोमिनेंट एलील की वैल्यू क्या है 0.84। क्वेश्चन नंबर 39, अ मैन whose father was color blind marries a woman whose had a color blind mother and normal father. What percentage of male children of this couple will be color blind? अब क्वेश्चन में देखिए हमें कहा गया कि एक मैन है जिसका फादर कलर ब्लाइंड है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक नॉर्मल मैन का अगर फादर कलर ब्लाइंड है तो फादर टू सन ये ट्रांसमिशन नहीं होनी, इसलिए ये कैरियर नहीं बनेगा। मेल कभी भी कैरियर नहीं होते, मेल या तो नॉर्मल होते हैं या अफेक्टेड होते हैं, इसलिए हम इसको कंसिडर कर रहे हैं कि ये एक नॉर्मल पर्सन है। उसका जो कहा गया अ वुमन हु हैड अ कलर ब्लाइंड मदर एंड नॉर्मल फादर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो कलर ब्लाइंड मदर और नॉर्मल फादर है तो ये कैरियर जो फीमेल है वो बनेगी। तो इसलिए नॉर्मल मैन जो है वो कैरियर फीमेल के साथ जो है वो मैरी करे। तो उसकी वजह से कहा गया व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ देयर मेल चिल्ड्रन, हमें सिर्फ मेल चिल्ड्रन की परसेंटेज को कैलकुलेट करना है। अब यहां पे देखिए 2 काइंड के गमीट बनेंगे, इस तरफ भी 2 काइंड्स ऑफ गमीट फॉर्मेशन। उससे जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन है ये दोनों कंडीशन जो है वो फीमेल के लिए। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि मेल कितने होंगे, तो नॉर्मल मेल जो है 2 पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, 50% मेल जो है वो नॉर्मल होंगे और 50% क्या हो जाएंगे अफेक्टेड हो जाएंगे। इसका मतलब हम राइट ऑप्शन जो है वो मेल के रेफरेंस से अगर कहें तो दैट विल बी 50%। अब इसी क्वेश्चन में हमें डिफरेंट वेज से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हमें यहां पे सिर्फ मेल के लिए पूछ लिया गया, यह भी पूछा जा सकता है कि टोटल ऑफस्प्रिंग में से कितने परसेंट इंडिविजुअल जो हम अफेक्टेड हैं या नॉर्मल है। इसी तरह से हमें इसी क्रॉस में से एक ऑफस्प्रिंग की जो प्रोबेबिलिटी है वो बता के पूछा जा सकता है कि इसके पेरेंट की पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या है। जैसे क्वेश्चन से ही हमने ड्राइव किया, क्वेश्चन में कहा गया कि अ वुमन हु हैड अ कलर ब्लाइंड मदर एंड अ नॉर्मल फादर, यानी कि हमें उसके ऑफस्प्रिंग की जो कैलकुलेशन अब खुद से करनी है। एक जो कलर ब्लाइंड के फादर था उससे एक्स स्मॉल सी आया और जो नॉर्मल मदर थी उससे कैपिटल सी आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इंडिविजुअल जो है वो कैरियर हो जाएगा, यानी कि इंटरप्रेट किया जा सकता है एफ जो ऑफस्प्रिंग जनरेशन है उससे पेरेंट को, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग को, और उसके साथ साथ उसके डिफरेंट इंडिविजुअल की जो रेशियो है या परसेंटेज है उसको कैलकुलेट करना हमारे लिए आसान है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, अ टेस्ट क्रॉस इज कैरिड आउट टू अल्फा डिटरमिन द जीनोटाइप ऑफ प्लांट एट F2, बीटा प्रिडिक्ट वेदर 2 traits are linked, Charlie assess the number of allele of a gene, delta determine whether 2 species of varieties will breed successfully। तो क्वेश्चन नंबर 40 में मोस्ट सुटेबल ऑप्शन टेस्ट क्रॉस जो है दैट इज यूज्ड टू डिटरमिन द होमोजाइगोसिटी और हेटेरोजाइगोसिटी। इसका मतलब डिटरमिन द जीनोटाइप इन F2 जनरेशन, क्योंकि हम F1 जनरेशन में जो हमें हासिल होता है इंडिविजुअल उसकी जो होमोजाइगोसिटी और हेटेरोजाइगोसिटी है उसको डिटरमिन करने के लिए पेरेंटल रिसेसिव के साथ क्रॉस करते हैं, और F2 में जाके हमें ये पता चलता है कि जो F1 जनरेशन के अंदर ऑफस्प्रिंग था वो हेटेरोजाइगोस डोमिनेंट था या होमोजाइगोस डोमिनेंट था। तो इसका मतलब ये डिटरमिन करता है जीनोटाइप को प्लांट की इन F2 जनरेशन। सो राइट ऑप्शन विल बी अल्फा। क्वेश्चन नंबर 41, पिक अप द साइन डोनेटिंग अफेक्टेड मेल। अब इसमें भी डिफरेंट जो है वो ऑप्शन जो हमें शो की गई हैं। अब नॉर्मल मेल के लिए हमने प्रीवियस क्वेश्चन में ये बात की कि उसमें किसी किस्म का कोई साइन शो नहीं किया जाता, जबकि अफेक्टेड मेल के केस में हम कहते हैं जो लाइंस हैं वो शो की जाती हैं। सो बीटा ऑप्शन देखिए तो उसमें ये शो किया गया, जबकि चार्ली में नॉर्मल फीमेल है और डेल्टा में कैरियर फीमेल का सिंबल जो है वो शो किया गया। Question number 42, dash is a group of interbreeding individual belonging to a particular species and sharing a common geographic area। अब इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल जो के सेम प्लेस पर सेम टाइम पर रहे उनको हम नाम देते हैं पॉपुलेशन। सो यहां पे राइट ऑप्शन होगा डेल्टा पॉपुलेशन। में अगर देखें डेल्टा ऑप्शन जो है पॉपुलेशन हमने चूज किया, वाई नॉट अल्फा। अल्फा में स्पीशीज की बात की गई, वो इंटरब्रीडिंग तो होती हैं लेकिन सेम जियोग्राफिक एरिया में रहना जरूरी नहीं है। ह्यूमन स्पीशीज देखिए तो वो पूरी वर्ल्ड में जो है वो मौजूद है, वो एक जगह से दूसरी जगह पर हो सकते हैं। तो स्पीशीज के लिए सेम एरिया होना जरूरी नहीं है।
जबकि पॉपुलेशन के लिए सेम जियोग्राफिक एरिया होना जरूरी है। तो हम आसानी से ये स्पेसिफाई कर सकते हैं कि स्पीशीज के लिए नहीं बल्कि पॉपुलेशन के लिए मोस्ट सुटेबल ऑप्शन कंसिडर किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ P इज इक्वल टू 0.35 व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ 2PQ। तो अल्फा ऑप्शन है 0.45, बीटा 0.70, चार्ली 0.30 एंड डेल्टा 0.50। तो क्वेश्चन में हमें P की वैल्यू दी गई 0.35, हम जानते हैं P प्लस Q इज इक्वल टू 1, तो 0.35 जो है 1 में से माइनस करेंगे तो 0.65 आ जाएगा जो कि Q की वैल्यू होगी। और हमें हेटेरोजाइगस चूज करना है 2PQ, तो 2 मल्टीप्लाइड विद 0.35 एंड 0.65 दैट विल बी इक्वल टू 0.455, यानी कि हमारे पास जो इन गिवन ऑप्शन में से आंसर है 0.45 दैट विल बी मोर सुटेबल ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 44, इमिग्रेशन एंड इमिग्रेशन of members of population cause disturbance in the alpha selection, beta mutation, charlie gene pool and delta genetic drift। तो जीन पोल में जो एलीलिक फ्रीक्वेंसी है उसको डिस्टर्ब करने के लिए माइग्रेशन का प्रोसेस होता है, दैट इज मे बी एमिग्रेशन और इमिग्रेशन। सो डिस्टर्बेंस इन द जीन पोल दैट विल बी द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 44 में राइट ऑप्शन होगा चार्ली। Question number 45, in a population that is Hardy-Weinberg equilibrium, 60% of the individual shows the recessive trait. What is the frequency of dominant allele in the population? अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, हार्डी-वेनबर्ग लॉ में भी इसी तरह से हमें डोमिनेंट एलील देकर रिसेसिव पूछा जा सकता है, रिसेसिव एलील देकर डोमिनेंट एलील, एक टाइप है ये। दूसरा टाइप क्या हो सकती है कि हमें डोमिनेंट इंडिविजुअल बता के रिसेसिव एलील पूछ लिया जाए, या रिसेसिव इंडिविजुअल बता के डोमिनेंट एलील को पूछ लिया जाए। इसी तरह से हमें कोई एक फिनोटाइप बता के तो दूसरी के बारे में पूछा जा सकता है, जैसे होमोजाइगस डोमिनेंट के बारे में बताया जाए और हमें हेटेरोजाइगस के बारे में पूछा जाए, या किसी एक एलील के बारे में बता के हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल जो है वो पूछे जाए। तो डिफरेंट वेज से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन क्या है, इसमें हमें रिसेसिव इंडिविजुअल बताए और डोमिनेंट एलील पूछा, यानी कि हमें रिसेसिव इंडिविजुअल से पहले रिसेसिव एलील निकालने हैं। तो अगर हम ये देखें इस केस में ही, तो 16% अगर रिसेसिव एलील की बजाय रिसेसिव इंडिविजुअल दिए गए हो तो रिसेसिव एलील हम कैसे निकाल सकते हैं, 0.16 जो है इसको अगर हम अंडर स्क्वायर करेंगे तो क्यू स्क्वायर विल बी अंडर स्क्वायर और वैल्यू आ जाएगी 0.4, ये Q की वैल्यू आ जाएगी। तो हमें P प्लस Q इज इक्वल टू 1 है, हम जानते हैं, तो 1 माइनस 0.4 करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू 0.6। तो हमें रिसेसिव इंडिविजुअल दिए गए, हमें पहले निकालने हैं रिसेसिव एलील, फिर रिसेसिव एलील जब निकाल लिए तो उससे हम 1 में से माइनस करके, तो रिसेसिव इंडिविजुअल से रिसेसिव एलील, फिर 1 से माइनस करके डोमिनेंट एलील जो है उनको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 1 माइनस 0.4 जब होगा तो दैट विल बी इक्वल टू 0.60, सो बीटा विल बी द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 46, इफ अ कैरियर हेमोफिलिक फीमेल इज मैरिड टू अ हेमोफिलिक मेल, what will be the ratio of presence of hemophilia in the children? Select best answer from given condition। अब क्वेश्चन में हमें अफेक्टेड जो है वो हीमोफिलिक कैरियर जो है वो दी गई हीमोफिलिक फीमेल और अफेक्टेड मेल जो है वो शो किया गया। इसके गेमेट्स अगर पुनर्ट स्क्वायर बनाए तो इसमें देखिए जो 25% अगर हम देखें ये 4 इंडिविजुअल हैं और हर एक को 25% कंसिडर करें तो ये कैरियर है और ये अफेक्टेड है, इसका मतलब 50% चांस है जो कि फीमेल में अफेक्टेड होने के। ये बात हमने इससे जो है वो अखज की। इसी तरह से जब हम आएंगे मेल की तरफ तो इसमें भी हम कहते हैं ये अफेक्टेड है और ये नॉर्मल है, तो इसका मतलब 50% मेल विल बी अफेक्टेड। अब अपनी जो ऑप्शंस हैं उसको देखिए, अल्फा ऑप्शन में है 100% ऑल फीमेल्स एंड मेल्स विल बी हीमोफिलिक, ऐसा नहीं है बल्कि 50% जो है वो चांस है। बीटा में देखिए नॉर्मल फीमेल 25%, हीमोफिलिक फीमेल 25%, 25% नॉर्मल मेल एंड 25% हीमोफिलिक मेल। अब अगर आप ऑप्शन देखिए तो ये नॉर्मल तो है लेकिन नॉर्मल के साथ इससे ज्यादा बेहतर था, यहां पे कहा जाता है कैरियर फीमेल, नॉर्मल के साथ साथ ये कैरियर है, तो इसलिए कैरियर फीमेल 25% है, हीमोफिलिक 25% है और नॉर्मल मेल 25% है और हीमोफिलिक मेल 25% है। अगली ऑप्शन देखते हैं चार्ली, फीमेल एंड मेल बोथ हैव 50% चांसेस ऑफ गेटिंग हीमोफिलिया। तो ये ज्यादा सुटेबल ऑप्शन है कि 50% अमंग द फीमेल
अफेक्टेड हैं और 50% अमंग द मेल अफेक्टेड हैं, सो दैट इज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन। डेल्टा में देखिए उसमें क्या मिस्टेक है, फीमेल है 50% चांसेस ऑफ गेटिंग हीमोफीलिया एंड मेल विल बी 100% हीमोफिलिक। तो ये बात जो है वो गलत है, मेल जो है वो 50% हीमोफिलिक है ना के 100%। तो इसलिए हम बीटा ऑप्शन में जो है वो भी ठीक ऑप्शन है। क्वेश्चन में कहा गया बेस्ट ऑप्शन चूज कीजिए, तो बेस्ट ऑप्शन के लिए बीटा ऑप्शन में होना चाहिए था कैरियर फीमेल, वहां पे है नॉर्मल फीमेल। और चार्ली ऑप्शन में जो 50% अफेक्टेड हो सकते हैं मेल और फीमेल, ये बेस्ट आंसर कंसिडर किया जाएगा। सो राइट ऑप्शन इज चार्ली। क्वेश्चन नंबर 47, out of the hemophilic patient how many suffer from type A? अल्फा 10%, बीटा 20%, चार्ली 30% एंड डेल्टा 80%। तो एक्चुअली जो हीमोफीलिया ए है उससे 80% अफेक्टेड होते हैं। मेजॉरिटी में जो हीमोफीलिया ए है वो डिस्टर्बेंस काज करता है। सो राइट ऑप्शन इज डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 48, पिक अप कॉमन X-linked रिसेसिव ट्रेट, अल्फा टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम, बीटा हीमोफीलिया, चार्ली कलर ब्लाइंडनेस एंड डेल्टा हाइपोफॉस्फेटेमिया रिकेट्स। अब इसमें टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम ये भी X-linked रिसेसिव है, हीमोफीलिया जो है ये भी X-linked रिसेसिव है, लेकिन जो कलर ब्लाइंडनेस है दैट इज द कॉमन X-linked रिसेसिव ट्रेट। हमें वर्ड दिया गया कॉमन, तो कॉमन X-linked रिसेसिव ट्रेट के लिए जब हम चूज करेंगे तो दैट विल बी कलर ब्लाइंडनेस, जबकि हाइपोफॉस्फेटेमिया रिकेट्स हम जानते हैं दैट इज अ X-linked dominant trait. Question number 49, Mendel's monohybrid cross was based on alpha a single trait, beta pair of contrasting trait, Charlie two pairs of traits and delta pairs of non-contrasting trait। तो मेंडल मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो है वो पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट पे था, जिसमें उसने 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट को जो है वो स्टडी किया था और उसकी बेस पे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है वो फॉर्मुलेट किया। Question number 50, in Mendel's dihybrid cross, what was the percentage of monohybrid round in F2? Alpha 25%, beta 50%, Charlie 75% and delta 33%। अब देखिए क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया, डायहाइब्रिड क्रॉस में परसेंटेज ऑफ मोनोहाइब्रिड राउंड। अब देखिए क्वेश्चन जो था इसमें हमने ये देखा था कि इंडिविजुअल जो है वो राउंड और क्या हो सकते हैं, दैट विल बी टॉल, ये डायहाइब्रिड क्रॉस था। दूसरे नंबर पे रिंकल्ड हो सकते हैं और इसके साथ साथ ड्वार्फ हो सकते हैं, ये दूसरी प्रोबेबिलिटी थी। अब क्वेश्चन में हमें कहा गया कि आप राउंड के लिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस बताइए, तो राउंड या तो राउंड हो सकते हैं इंडिविजुअल या रिंकल्ड हो सकते हैं, दो ही पॉसिबिलिटी है ना। तो इसका मतलब 50% चांस है कि राउंड हो और 50% चांस है कि रिंकल्ड हो। अब हमें डायहाइब्रिड क्रॉस के लिए उसने कहा, बल्कि मोनोहाइब्रिड के लिए चूज करने के लिए कहा है। सो हम इस क्वेश्चन में मोनोहाइब्रिड राउंड्स को कहेंगे कि 50% चांस था। जब हमने 9:3:1 पढ़ी थी तो 9 इंडिविजुअल्स के अंदर जो है 9/16 में राउंड टॉल थे, जो 3 इंडिविजुअल थे उनके केस में हमने कहा था दैट विल बी रिंकल्ड टॉल, और जब हमने 3/16 कहा था तो दैट विल बी राउंड ड्वार्फ। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इंडिविजुअल हैं वो 50% राउंड हो सकते हैं या रिंकल्ड हो सकते हैं। सो राइट ऑप्शन विल बी बीटा। यहां तक आज की हमारे टेस्ट की डिस्कशन कंप्लीट हुई। उम्मीद है कि मैं अपनी बात आपको समझाने में कामयाब रहा। अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।